आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान और संविधान सभा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संविधान सभा की बैठकों का आयोजन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कमिटीज की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे संविधान सभा को आंशिक रूप से लागू किया गया, फिर पूर्ण रूप से लागू किया गया, और तब हम अंत में बात करेंगे कि संविधान सभा की आलोचनाएं किसने की और उसका खंडन कैसे हुआ। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो अब हम बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली की, जिसमें टोटल 12 अधिवेशन हुए और इन 12 अधिवेशन में टोटल 167 बैठकें हुई और इनका जो पूरा ड्यूरेशन था ना वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। अब अगर मैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकों की बात करूं तो उसमें पहली बैठक आती है 9 दिसंबर 1946 को। अब क्या हुआ, क्वेश्चन ये उठा कि अध्यक्ष पद किसे दिया जाए। तो देखिए, फ्रांस में एक नियम चलता था कि वरिष्ठतम सदस्य को ही अध्यक्ष बनाया जाता था। तो भारत में भी आचार्य कृपलानी जी ने प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया जाए। तो सभी की सहमति पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्पररी बेसिस पे अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कैम्प एंथोनी को बाद में उपाध्यक्ष बनाया। और उसके बाद क्वेश्चन ये उठा कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी ना उसमें केवल और केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। तो इतनी संख्या कम क्यों थी? इसका एक कारण ये है कि जो मुस्लिम लीग और जो देशी रियासतें थी उन्होंने बॉयकॉट किया था इसका और उन्होंने भाग नहीं लिया था, इसलिए इसकी संख्या कम हुई। फिर उसके बाद मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था और पहली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। तो देखिए, जो संविधान सभा की अगर मैं ओवरऑल संख्या की बात करूं महिलाओं की तो केवल और केवल 15 महिलाएं थी और उनमें से भी जो प्रथम बैठक थी संविधान सभा की उसमें केवल और केवल 10 महिलाओं ने भाग लिया था। तो ये 10 महिलाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हें याद करने का सबसे एक बेसिक जो रूल है वो है मैप के जरिए याद करना। ठीक है, 15 महिलाओं को याद नहीं करना, लेकिन जो 10 महिलाएं हैं उनको याद करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम इन 10 महिलाओं को मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर हम साउथ में जाएं तो मद्रास आता है और मद्रास से 3 महिलाएं आती है, एक तो अम्मू स्वामीनाथन, एक दाक्षायणी वेलायुधन और जो तीसरी आती है वो आती है जी दुर्गाबाई। इनमें से जो दाक्षायणी वेलायुधन होती है ना वो दलित समाज का पक्ष रखती है। फिर उसके बाद अगर हम मुंबई की तरफ चलें तो मुंबई की तरफ अगर हम देखें तो वहां से है हंसा मेहता। फिर हम चलते हैं उड़ीसा की तरफ तो उड़ीसा से है मालती चौधरी जी। फिर उसके बाद हम चले यहाँ पे संयुक्त प्रांत जिसे यूपी भी कहा जाता है, वहां से 3 महिलाएं हैं। इनमें से है सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी जी। फिर उसके बाद हम चलते हैं बिहार की तरफ तो वहां पे आएगी सरोजनी नायडू और उसके जस्ट नीचे पश्चिम बंगाल में चले तो पश्चिम बंगाल से कौन सी महिला है? लीला रे। तो ये जो 10 महिलाएं हैं इन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक में हिस्सा लिया था। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है अगले दिन यानी 10 दिसंबर 1946 को। अब इसमें क्वेश्चन ये उठा कि भाई अध्यक्ष जो है वो अभी अस्थायी अध्यक्ष है और हमें चाहिए था स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष की क्या प्रक्रिया होगी चुनने की, वो प्रक्रिया इस सभा में निर्धारित की गई और यही नहीं, जो नियम समिति थी उसकी जो विज्ञप्ति जारी होगी वो भी इसी में जारी की गई। फिर उसके बाद अगले दिन आता है 11 दिसंबर 1946 का दिन, जिसमें तृतीय बैठक हुई जो कि इंपॉर्टेंट बैठक है। अब इसमें क्या होता है कि जो अध्यक्ष होता है उसे स्थायी रूप से चुन लिया जाता है जो कि होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसका भी प्रस्ताव जो है आचार्य कृपलानी जी के द्वारा दिया जाता है। और इसी दिन नियम समिति को भी बना दिया जाता है और फिर उसके बाद जो उपाध्यक्ष चुना जाता है वो एच.सी. मुखर्जी को चुना जाता है। लेकिन एच.सी. मुखर्जी के साथ एक इंसिडेंट होता है कि जो उनका जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चले जाता है 1947 के बाद जब देश का विभाजन हुआ था। तो जिसके कारण क्या होता है कि बाद में फिर उनके इलेक्शन वापस कराए जाते हैं और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को वापस से उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अब अगर मैं चौथी बैठक की बात करूं जो कि हुई अगले दिन 12 दिसंबर 1946 को, इस दिन क्या होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाना था, लेकिन क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं उनका ये मानना था कि 13 दिसंबर को इसे रखा जाना चाहिए, इसलिए अगले दिन इस प्रस्ताव को रखा जाता है। अब हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 की। देखिए, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाना, और जैसा आपने देखा
कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने साफ साफ कहा कि हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा, तब जाके ही हम उद्देश्य प्रस्ताव को रख सकेंगे। अब उद्देश्य प्रस्ताव इतना इंपॉर्टेंट होता क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव आज की प्रस्तावना है और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें संविधान निर्माताओं के आदर्श, मूल्य और उनके जो बातें थी वो इसमें निर्धारित की गई। तो अब बैठकों के बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे समितियों का निर्धारण किया गया और कौन सी इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर समिति की मैं बात करूं तो प्रारूप समिति को कहा जाता है, जो कि जिसे ड्राफ्ट कमेटी, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति भी कहा जाता है। तो देखिए, अगर मैं प्रारूप समिति के इतिहास की बात करूं तो संवैधानिक सलाहकार हुए जो कि BN राव थे, उन्होंने संविधान का ढांचा तैयार किया था और उस ढांचे पर विचार विमर्श करने के लिए किसी ऐसे सदस्यों की आवश्यकता थी जो कि उस पर विचार विमर्श करें और संविधान का निर्माण करें। तब जाके डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा 7 सदस्यों की एक कमेटी निर्धारित की गई जो कि इस संविधान के ढांचे पर विचार विमर्श करेगी। तो उस समिति का नाम क्या था? प्रारूप समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन सभी सदस्यों के नेतृत्व में संविधान के ढांचे पर विचार विमर्श किया गया और संविधान का निर्माण किया गया और अंत में 4 नवंबर 1948 को इसे संविधान सभा में पेश किया गया और इस दिन सबसे पहले संविधान को पढ़ा जाता है। और 4 नवंबर 1948 को 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां विद्यमान थी और तो इस दिन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का जनक, जननी, शिल्पकार, वास्तुकार, दक्ष पायलट कहा जाता है संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। तो यदि मैं अन्य महत्वपूर्ण समितियों की बात करूं तो उसमें आ जाएगी झंडा समिति, नियम समिति, वार्तालाप समिति, राज्य समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति आदि समितियां हैं जिनके द्वारा संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। तो इन समितियों के बाद अब हम बात करते हैं संविधान सभा के कार्यों की। देखिए, 1947 में इंडियन फ्रीडम एक्ट आता है और उसके द्वारा संविधान सभा को एक संप्रभु संस्था बना दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो संविधान सभा होगी वो अपने निर्णय स्वयं ले सकेगी और किसी भी बाहरी ताकत के द्वारा उस पर इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकेगा। इसका अर्थ यह होता है कि जो संविधान सभा होती है उसके 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या होता है कि एज अ पार्लियामेंट कार्य करे और दूसरा कार्य क्या होता है कि संविधान का निर्माण करे। यानी संविधान सभा को अब 2 कार्य दे दिए जाते हैं कि आपको सरकार भी चलानी है और दूसरी बात ये कि आपको संविधान का भी निर्माण करना है। तो जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करना होता है ना, तो उस समय जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा को एज अ पार्लियामेंट काम करना होता है, एज अ गवर्नमेंट काम करना होता है ना, तब उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। और मैं संविधान सभा के अन्य कार्य की बात करूं तो उसमें आ जाएगा कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति दी। फिर उसके बाद संविधान सभा के द्वारा 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल को समर्थन दिया गया और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तब जाके 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश को पहला राष्ट्रपति मिलता है जो कि होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब हम बात करते हैं संविधान का आंशिक लागू। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो संविधान को केवल आंशिक रूप से ही पहले लागू क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि देश का संचालन करने के लिए हमें कानूनों की आवश्यकता थी, जैसे कि चुनाव के लिए, जैसे कि संसद के लिए, जैसे कि नागरिकता के लिए और इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए। तो इनके लिए हमें देश का संचालन करना था, तो इनके लिए हमें कानून पहले ही हमें चाहिए थे। इसलिए हमने क्या किया, अनुच्छेद 394 के तहत 16 अनुच्छेदों को पारित कर दिया, जो कि जैसे कि चुनाव, पार्लियामेंट, नागरिकता, इमरजेंसी प्रोविजंस आदि संबंधित अनुच्छेद थे। और इनको लागू करने के बाद अनुच्छेद 394 में यह भी लिखा गया कि जो संपूर्ण संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। तो इस तरह 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता था, लेकिन जब 125वीं वर्षगांठ आई डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तब से 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
अब हम बात करते हैं संविधान का पूर्ण लागू होना, जो कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। एक वायसराय थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी जी। उनके द्वारा भारत को सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक घोषित किया गया। और इस दिन, जो कि 26 जनवरी 1950 का दिन था, इस दिन लाहौर अधिवेशन भी हुआ था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए संविधान को इस दिन लागू किया गया था। अब अंत में जो संविधान सभा थी उसे अंतरिम सरकार के रूप में भी कार्य करना था। इसलिए जब तक कि जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक संविधान सभा का एक और कार्य था कि देश का संचालन करना है, और देश का संचालन करने के लिए उसे अंतरिम सरकार के रूप में भी परिवर्तित कर दिया गया था। तो अब संविधान को पूर्ण होने पर हमारे पास संविधान का एक विशाल मसौदा तैयार हो गया आया, जिसमें अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियां 12 थी और 22 भाग थे। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं, जो कि संविधान संशोधन के जरिए हुए, जो कि अभी वर्तमान में 105 हो चुके हैं। तो अब जो लास्ट टॉपिक है वो है संविधान सभा की आलोचना और खंडन। यदि हम फर्स्ट क्रिटिसिज्म की बात करें तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल और संविधान सभा के जो सदस्य थे एमआर जैकर के द्वारा किया गया था कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि संविधान सभा की जो भी बैठक होती थी ना, उस बैठक को करने से पहले ब्रिटिश शासन की अनुमति लेनी होती थी। इसका जो काउंटर आर्गुमेंट आता है वो ये कहता है कि देखिए 1947 में इंडियन फ्रीडम एक्ट आया था और उसके तहत संविधान सभा को संप्रभु संस्था बना दिया गया था। लेकिन जब संप्रभु संस्था बना दिया गया तो जो संविधान सभा थी वो स्वयं ले सकती थी और बाहरी ताकतों का उस पर किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता था, और ना ही कोई बाहरी ताकत उसे डिमोलिश कर सकती थी। अब जो सेकंड क्रिटिसिज्म है उसमें कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि जो संविधान सभा है वह जनता की प्रतिनिधित्व संस्था नहीं है। उनका ये मानना था कि जो संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ ना वो अप्रत्यक्ष हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, प्रत्यक्ष इलेक्शन होने चाहिए। और उनका यह भी मानना था कि जो संविधान का निर्माण हुआ ना तो संविधान को जनता के समक्ष जनमत संग्रह के लिए लेके जाना जरूरी था। इनका जो काउंटर आर्गुमेंट आता है उसमें यह कहा जाता है कि देखिए उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए, क्योंकि उस समय कम्युनल वायलेंस चल रहे थे, ठीक है। देश में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिससे प्रत्यक्ष चुनाव किया जा सके, और ना ही कोई इलेक्शन कमीशन था जो इसकी निगरानी रख सके। इसलिए संविधान सभा के द्वारा अप्रत्यक्ष इलेक्शन ही करवाया गया। अब जो थर्ड क्रिटिसिज्म था वो था ऑस्टिन के द्वारा। उनका ये मानना था कि जो संविधान सभा है उस पर कांग्रेसों का प्रभुत्व है, यानी संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था वो ये दिया गया कि केवल और केवल संविधान सभा में कांग्रेस ही नहीं थे, बल्कि हिंदू महासभा के सदस्य भी थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के थे और मार्क्सवादी सदस्य भी थे। और यदि हम बात करें प्रारूप समिति की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति है, उसमें अगर के.एम. मुंशी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सदस्य थे ना वो सारे के सारे गैर कांग्रेसी थे। अब देखिए जो चौथा क्रिटिसिज्म था ना वो आया जेनिंग्स के द्वारा। जेनिंग्स ने यह कहा कि भाई जो भारत की जो जनसंख्या है ना वो किसान और मजदूर ज्यादा है, लेकिन भारत की जो संविधान सभा थी उसमें सबसे ज्यादा लोग कौन थे, वकील। तो उन्होंने यही कहा कि भाई किसानों और मजदूरों का तो तुमने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं संविधान सभा में, है ना। और तुम ये बोल रहे हो कि जो संविधान सभा है वो एक संप्रभु है और उसमें जनता का प्रतिनिधित्व है, जबकि जनता का प्रतिनिधित्व तो हमें दिखता ही नहीं है। इसमें तो केवल इंटेलेक्चुअल पर्संस का ही प्रतिनिधित्व दिखता है। देखिए इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था ना वो शानदार दिया गया था। इसमें कहा गया कि देखिए जो संविधान है ना वो कानून और नियमों का क्या है, समूह है, ठीक है। अब इस कानून और नियमों को अच्छी तरह कौन जानता है, इनके बारे में अच्छी तरह कौन पढ़ता है, वकील पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, तो वकील ही तो इस संविधान को का निर्माण करेंगे, ना कि किसान या मजदूर। किसान या मजदूर को क्या पता होगा कि कौन सा कानून है, कौन सा नियम है और कहां से हमें लेना है, कहां से हमें नहीं लेना है। तो इसे वकील ही तो समझ सकते हैं, या फिर जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे वही तो समझ सकते हैं। तो संविधान सभा में वही लोग तो बैठेंगे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हो। तो इस तरह जेनिंग्स का जो क्वेश्चन था उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया गया। फिर उसके बाद जो पांचवा क्रिटिसिज्म किया जाता है वो किया जाता है चर्चिल और काउंट के द्वारा। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई जो संविधान सभा है ना उस पर तो हिंदुओं का प्रभुत्व है,
लेकिन इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो भी शानदार होता है। उसमें ये कह दिया जाता है कि भाई देखिए, मुस्लिम लीग और जो देशी रियासतें थी उन दोनों ने स्वयं से बॉयकॉट किया था। अब जो अंतिम क्रिटिसिज्म होता है, जो छठा क्रिटिसिज्म होता है ना, उसमें यह कहा जाता है कि जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया ना, उसमें समय की बर्बादी ज्यादा हुई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके द्वारा तर्क दिया जाता है कि जैसे कि अमेरिका का जो संविधान बना था ना, तो अमेरिकी संविधान सभा ने उसे 4 महीने के अंदर अंदर बना दिया। फिर उसके बाद जो काउंटर आर्ग्यूमेंट देने वाले लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जो अमेरिकी संविधान सभा थी उसने केवल और केवल 7 अनुच्छेद बनाए थे। कितने? 7 अनुच्छेद बनाए थे उनके। एक और तर्क दिया जाता है कि जो अमेरिकी संविधान सभा है ना, उसमें राज्यों का जो संविधान है वो अलग है। ठीक है, राज्यों का संविधान अलग है और केंद्र का संविधान अलग है, जबकि भारत में राज्य और केंद्र दोनों का संविधान एक ही है। इसलिए भी भारत का जो संविधान है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। तो इस तरह दोस्तों मैंने संविधान और संविधान सभा से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया ना, उसमें कितने पैसों का खर्चा किया गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।